गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी फोरेंसिक स्टूडेंट्स। तो ये चैनल ऐसा है कि आपको जितने भी फोरेंसिक से रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको पीपीटी के फॉर्म में इसी तरीके से एक्सप्लेन के साथ में देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या है, फॉरेंसिक साइंस क्या है। तो देखो, फॉरेंसिक साइंस एक अप्लाइड साइंस है जिसकी वजह से हम एविडेंस तक पहुंचते हैं और एक्चुअल में क्राइम सीन पे क्या हुआ है और उसका गुनहगार कौन है ये सब इन्वेस्टिगेशन के थ्रू पता लगाते हैं, ठीक। वही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, यानी जो क्रिमिनल है उनका इन्वेस्टिगेट करके फॉरेंसिक साइंस की हेल्प से हम कोर्ट तक जाते हैं और जो भी उसका गुनहगार है उसको सजा देते हैं। तो ये सब कैसे होना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कैसे फॉरेंसिक साइंस को पढ़ेंगे, कैसे हम उसके फिंगरप्रिंट लेंगे, कैसे ओवरऑल लॉ का यूज़ करके हम किसी भी क्राइम तक पहुंचेंगे, ये सब हम इसमें कवर करते हैं, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेसिक क्लास है इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे एन एविडेंस। एविडेंस क्या होता है, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एविडेंस। एविडेंस क्या होता है। दूसरा पढ़ेंगे लॉ इन फॉरेंसिक साइंस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो फॉरेंसिक साइंस में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले पेज पे स्टार्ट करते हैं, एविडेंस क्या है। एविडेंस से आप क्या समझते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिकल। उससे पहले हम लोग ये डिफाइन देख लेते हैं, ठीक। एविडेंस, एविडेंस इज द फैक्ट। एविडेंस कोई फैक्ट हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वेदर चाहे वो माइक्रो हो, छोटा हो या मैक्रो हो, ठीक। दैट मेक यू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू। एविडेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी क्राइम सीन पे हमको ये बता सकती है कि एक्चुअल में वहाँ कुछ हुआ है। यही एक एविडेंस ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम कोर्ट में ये बता सकते हैं कि इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि सामने वाले में कुछ डिस्प्यूट हुए हैं और जो भी है चोरी हुई है, क्राइम हुआ है। तो एविडेंस ही एक ऐसा ठोस सबूत है जिसके बेसिस पे हम कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर हम कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्मेशन दे सकते हैं कि वहाँ एक्चुअली क्या हुआ है। और मैं फॉरेंसिक एविडेंस रिफर टू एनी आइटम। फॉरेंसिक एविडेंस बताता है कोई भी आइटम, कोई भी डाटा जो कलेक्ट किया गया है, एनालाइज किया गया है, वो एक लीगल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ठीक। नॉर्मल कहा जाए तो अपने भाषा में एविडेंस एक ऐसा सॉलिड सबूत है जिसके बेसिस पे हम किसी भी क्राइम को, किसी भी डिस्प्यूट को जस्टिफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ एक्चुअली यहाँ पे क्राइम हुआ है और इसी वजह से सामने वाला किल हुआ है या उसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये एविडेंस है। फॉरेंसिक का जो मेन एक टूल मान लो या फॉरेंसिक का मेन बेसिक यूनिट मान लो, वो एविडेंस है। बिना एविडेंस पे कोई भी फॉरेंसिक टीम या कोई भी पुलिस ये नहीं कह सकता कि सामने वाले ने क्राइम किया है या फिर कुछ भी हलचल हुई है। तो एविडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन द FSL और इन पुलिस, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे कि आपको बताया अभी, ठीक। एविडेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। किसी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। केस सक्सेस डिपेंड ऑन हाउ वेल एविडेंस इज फाउंड। कोई भी केस का सक्सेस है, अगर कोई केस है वो सक्सेस हुआ है तो सबसे पहला उसका जो श्रेय जाता है वो जाता है एविडेंस। कैसे फाउंड किया है, कैसे कलेक्ट किया है, कैसे यूज़ किया गया है, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ एविडेंस, तो टेस्टिमोनियल एविडेंस, जो स्टेटमेंट देंगे विटनेस द्वारा, ठीक। फिजिकल एविडेंस, रियल ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्राइम सीन। क्राइम सीन पे जो रियल ऑब्जेक्ट हैं वो हमारे फिजिकल एविडेंस के ले जाते हैं, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बिल्डिंग हो, वो एविडेंस हो जाएगा। छोटे हों तो DNA फाइबर्स हो जाएंगे, इवन गैसेज हों या स्मेल हो, ये भी एविडेंस के रूप में माना जाएगा और ये फिजिकल एविडेंस के अंदर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है एविडेंस का, हेल्प सॉल्व क्रिमिनल केसेस, ठीक। मेन फोकस है कि ये
क्रिमिनल केसेस को हमारे सॉल्व करती हैं। ठीक, क्या करती हैं? क्रिमिनल केसेस को ये सॉल्व करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड फैक्ट डायरेक्टली मिलेगा। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो हमें कुछ क्लू देते हैं और हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। फाइनल देखते हैं, फाइनल क्या है? फिजिकल एविडेंस इज एसेंशियल इन सॉल्विंग क्राइम बट इट्स रियलेबिलिटी मस्ट ऑलवेज बी चेक्ड। ठीक है, एविडेंस, ये एक अच्छी बात है कि एविडेंस एक बहुत अहम रोल अदा करता है किसी भी क्राइम को सॉल्व करने में, पर ये याद रखना कि हमेशा एविडेंस चेक्ड किए जाने चाहिए कि उसके साथ छेड़खानी तो नहीं हुई है, कोई और तो नहीं लग गया उसमें। ठीक है, टी डिफाइन हो गई थी। नेक्स्ट, लॉज इन फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस के अंदर कौन कौन से लॉज आते हैं? अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, हालांकि अब इसका नाम चेंज हो गया है, जो इंडियन हमारा एविडेंस, इंडियन क्या है, एविडेंस एक्ट है, उसका नाम रिसेंटली ही चेंज किया गया है। तो वो हम लोग जो 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट था हमारा, 1872 में पारित किया गया था, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो इसका नाम है वो बदल के कुछ और कर दिया गया है। ठीक, तो इसका नाम है भारतीय सच अधिनियम BSA 2023 और ये इफेक्टिव हुआ है जुलाई 1, 2024 से। ठीक, तो फिर भी पुराने अगर सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो उसे इंडियन एविडेंस एक्ट कहते हैं और नए सिलेबस के हिसाब से भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जाता है, BSA। ठीक, तो BSA मान लो या इंडियन एविडेंस मान लो, जो फॉरेंसिक लॉ के अंदर, फॉरेंसिक साइंस में लॉज कौन कौन से जो हमारे फॉरेंसिक साइंस को बताते हैं, ये मेन है, बाकी और भी पाए जाते हैं, पर ये एक्चुअली हमारे फॉरेंसिक को ही डिस्क्राइब करते हैं। सेक्शन 45, सेक्शन 43, सेक्शन 46, 7, सेक्शन 51, सेक्शन 159। तो इनको बारी बारी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 45 से। ठीक, तो सेक्शन 45 क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 45, ठीक, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये डिफाइन करता है द एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो कोर्ट में एलिजिबल है, वो किसी भी कॉम्प्लेक्स मैटर को उसके पास अच्छे तरीके से वो वहाँ पे बता सकता है, कब? जब उसके पास स्पेशल नॉलेज हो और किसी एक फील्ड में अच्छी स्किल्ड हो। तो सिंपल कहा जाए तो इसे कहते हैं एक्सपर्ट विटनेस। ठीक, 45 जो है वो एक्सपर्ट विटनेस को बताता है, जिसके पास स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल स्किल है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। तो कोर्ट ऐसे इंसान को सेक्शन 45 के तहत अलाउ करती है कोई भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 73। सेक्शन 73 अलाउ द कोर्ट टू कंपेयर डिस्प्यूट हैंडराइटिंग, सिग्नेचर, सील और फिंगरप्रिंट विद एडमिटेड और प्रूव्ड वन ऑफ वेरीफाई ऑथेंटिसिटी। मतलब इसमें क्या है, जो कोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट है, चाहे वो साइन हो या सील हो या हैंड राइटिंग हो, उनमें अगर डाउट आता है तो कंफर्मेशन करने के लिए, ठीक, कंफर्म करने के लिए वो कंपेयर करता है दूसरों चीज़ों से। मतलब जो भी कोर्ट के अंदर हैंड राइटिंग, सिग्नेचर, सील, फिंगरप्रिंट आए हैं तो कोर्ट अलाउ करता है कि हम इनको कंपेयर कर सकते हैं अदर हैंड राइटिंग, अदर सिग्नेचर, अदर सील्स। ठीक, जिसकी वजह से ये प्रूफ हो सके कि जो भी फिंगरप्रिंट या फिर सिग्नेचर मिले हैं वो एक्चुअली उसी इंसान के हैं, वहाँ अदला बदली नहीं हुई है। 73 ये कहते हैं, यानी ये सिंपल अलाउ किया गया है पर्पस ऑफ कंफर्मेशन के लिए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 46। सेक्शन 46 ये कहता है कि अगर कोई केस है, पहले समझ लो ऐसे ही, अगर कोई केस है जिसमें कोई बाहर का बंदा है जिसने लैब में एनालिसिस किया है और उसे पता है इस केस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी एक्सपर्ट ओपिनियन उसके पास में है, ठीक, तो वो अगर अपनी ओपिनियन उस केस के उस केस में इन्वॉल्व करना चाहता है जिसकी वजह से हम क्राइम तक पहुंच सकते हैं, उसका डाटा रिलीवेंट है, तो उस इंसान की बात मानी जाएगी। ठीक, जैसे सेक्शन
कहाँ गया? हाँ, सेक्शन 46 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट स्टेट दैट फैक्ट सपोर्टिंग और कंट्राडिक्टिंग एन एक्सपर्ट ओपिनियन आर रिलेवेंट इन द कोर्ट। मतलब कोई भी सपोर्टिव फैक्ट है, कोई भी एक्सपर्ट है, वो अगर ओपिनियन कोर्ट में देना चाहता है तो, और अगर वो चीज़ ठीक है, रिलीवेंट है, तो उसकी मानी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट 51 पे आते हैं। ठीक, सेक्शन 51 सेक्शन 51 कहता है कि कोई भी एक्सपर्ट का ओपिनियन है वो ग्राउंड लेवल तक वो रीजनेबल है और वो रिलीवेंट है, जिसकी वजह से हम कोर्ट को समझा सकते हैं कि एक्चुअली ये क्यों हुआ है, यहाँ क्राइम सीन क्यों हुए हैं, क्यों वो क्रिमिनल है, ये सब रिलीवेंट है। एग्जाम्पल, इफ़ ए डॉक्टर गिव द मेडिकल ओपिनियन द मेडिकल रिपोर्ट एंड ऑब्जर्वेशन यूज्ड बाय डॉक्टर आर आल्सो रिलेवेंट। वही बात कि अगर डॉक्टर रिपोर्ट बताता है किसी भी डीएनए की या फिर बॉडी की या फिर एनाटॉमी की या फिर जो पोस्टमार्टम होते हैं उसकी, ठीक, एक्सपर्ट है, डॉक्टर है एक्सपर्ट, वो अगर अपना ओपिनियन उस केस के लिए रखना चाहता है तो उसके लिए वो रिलीवेंट है, वो मेडिकल रिपोर्ट पेश कर सकता है अगर वो सामने वाले के लिए बेनिफिशियल है, जो क्राइम है वो जस्टिफाई हो रहा है कि उस रिपोर्ट से, तो वो रिलीवेंट है। वो डॉक्टर अपनी रिपोर्ट को दिखा सकता है। क्यों? क्योंकि जिसने क्राइम किया उसे सज़ा मिले, ठीक, और जिसने नहीं किया वो बच सके। ठीक है, सेक्शन 159 अलाउ अ विटनेस टू रिफ्रेश देयर मेमोरी वाइल गिविंग एविडेंस बाय रेफरिंग टू राइटिंग और डॉक्यूमेंट मेड एट द टाइम ऑफ इवेंट और सून आफ्टर। ये सिंपल, इसका नाम है रिफ्रेशिंग मेमोरी। रिफ्रेशिंग मेमोरी, रिफ्रेशिंग मेमोरी मतलब कि ह्यूमन नेचर है, हमें पता है हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो अपने यहाँ पता है कम से कम साल 2-3 साल लगते हैं एक कभी कभी एक केस को सॉल्व करने के लिए, तो चीज़ें भूल ना जाएं, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई डेट डाल देते हैं या कोई लेटर लिखवा लेते हैं बंदे से कि जब भी कोई दिक्कत आती है तो वो 1-2 साल में वो लेटर पढ़ के अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर ले। मतलब जैसे स्टेट ऑफ कर्नाटक में हुआ क्या था, एक डॉक्टर आया था कोई एविडेंस की रिपोर्ट लेके जो उसने 2 साल पहले बनाई होगी, ठीक, और डॉक्टर को जब वो रिपोर्ट दिखाई गई तो उस 2 साल बाद दिखाई गई जब, तो उसको कंफर्म हो गया हाँ मैंने ये रिपोर्ट बनाई थी, इसमें ये चीज़ थी, तो ये एक रिफ्रेश मेमोरी हो गई और वो अपनी चीज़ को जस्टिफाई कर पाया। ठीक, नॉर्मली इसका मतलब क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट है जो हम कोर्ट में इस्तेमाल करते हैं रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए, लेकिन पहले और जब वो केस चालू हुआ था तब लिखवा लेते हैं उनसे, तो वो रिपोर्ट हम संजो कर रखते हैं और डॉक्टर भूल जाता है तो वापस रिपोर्ट हम लेके आते हैं उसे मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। तो ये थे हमारे आज फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेंसिक, जिसमें हम लोगों ने कवर किए क्या कवर किया था, एविडेंस और लॉ इन फॉरेंसिक साइंस। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे फिजिकल एविडेंस क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल एविडेंस क्या है, कौन कौन से फिजिकल एविडेंस होते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए डियर फॉरेंसिक स्टूडेंट, थैंक यू। और यूं ही आप लोग पढ़ते रहिए। फॉरेंसिक का एक मुद्दा है, अगर आप कंसंट्रेशन से कंसंट्रेट होकर लगे रहेंगे तभी इसमें पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है, गड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक, यही आज का एक तरीके से कोट्स मान लो कि इस फील्ड में अगर कदम रख दिया है तो लास्ट तक जाना ही है। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।